नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। देखिए, पेगासस मामला चल रहा है, जासूसी की बात चल रही है। सारा प्रोटेस्ट, सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह बात क्या हो रही है? पेगासस। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा? सब लोग कह रहे हैं कि पेगासस के ज़रिए किस किस की जासूसी की गई। और पेगासस एक रोचक शब्द बन गया है, क्योंकि वो एक जादुई सा कुछ एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, उसमें जासूसी हो रही है, उसमें जेम्स बॉन्ड दिखाई दे रहा है लोगों को। तो सब लोग पेगासस पेगासस चिल्ला रहे हैं और एक ऐसा नाम मिल गया है लोगों को जिसके आसपास राजनीति की जाए। क्या देश में सिर्फ मसला पेगासस है? क्या दुनिया में सिर्फ मसला पेगासस है? क्या ईमानदारी से पेगासस मसला है? मसला क्या है फिर? मसला है लोगों की निजी ज़िंदगी में झांकने का। पेगासस अगर किसी की जासूसी करता है, एक ऐसे व्यक्ति की जो सरकार की आलोचना कर रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, किसी पत्रकार की निगरानी करता है, या किसी राफेल जैसे घोटाले में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए पेगासस का इस्तेमाल होता है, तो वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी अगर इस्तेमाल होता है तो उतना ही पाप है, उतना ही बड़ा गुनाह है। लेकिन सारी बहस पेगासस में उलझ गई है। मैं आज आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पेगासस के अलावा भी अगर सरकार ने पेगासस नहीं खरीदा है तो भी उसके पास कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो बढ़िया से जासूसी आपकी कर सकता है और कर नहीं सकता, कर रहा है। ये बात समय पे सामने आ चुकी है। और सरकार के पास में वो उपकरण कितने ज़्यादा तेज़ और इफ़ेक्टिव हैं और किस तरह से पेगासस उनके सामने पिद्दी से ज़्यादा कुछ नहीं है। पेगासस की जो खासियतें थी वो आपके सामने पहले आ चुकी हैं और वो विवाद में आ चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में जासूसी हुई है, बड़े बड़े लोगों की जासूसी हुई है, 10 राष्ट्राध्यक्षों की जासूसी हो गई है, 14 की। तो उसके आधार पर आपको लगता है कि भाई पेगासस जो है बहुत ही कुछ खतरनाक चीज़ें, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़ें अपने पास में हैं। आज वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इससे पहले आपको वो सारी जासूसी की चीज़ें बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी का हाल क्या है। हमारे देश में जितने भी सरकारी दफ्तर थे उनके अंदर सिर्फ BSNL के ही फ़ोन होते थे। अब BSNL के फ़ोन, जो सरकारी कंपनी है, उसके फ़ोन हटाकर प्राइवेट कंपनियों के फ़ोनों को इजाज़त दे दी गई है। प्राइवेट कंपनियों के कनेक्शन वहाँ लग रहे हैं। प्राइवेट कंपनियाँ इस देश में अपनी ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से कैसे करती हैं, इसका एक उदाहरण है मेरे पास। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस, जो कि रिलायंस धीरू भाई अंबानी करके कंपनी थी, जो अपनी मोबाइल सेवाएं चलाती थी। बाद में वो कंपनी बंद हो गई और वो सेवाएं जो हैं उनके भाई ने खरीद ली। उस कंपनी में उनके दोस्त, अनिल अंबानी के दोस्त अमर सिंह का फ़ोन पुलिस रिकॉर्ड करा रही थी। ये जानकारी अनिल अंबानी ने अमर सिंह को खुद फ़ोन करके दी कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। और वो फ़ोन रिकॉर्ड होने की जानकारी और वो सारी क्लिप्स लीक हुई बाद में, और पता चला कि अमर सिंह को ये जानकारी खुद अनिल अंबानी ने दी थी। बड़ा सवाल ये है कि अगर एक गवर्नमेंट का सिस्टम, ये अलग बात है कि वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा था, कानूनी तरीके से हो रहा था, लेकिन सरकार अगर कुछ रिकॉर्ड करा रही है तो कंपनी का मालिक कैसे ये नज़र रख सकता है कि सरकार क्या क्या रिकॉर्ड करवा रही है और उसमें कोई मेरा दोस्त है या नहीं है? ये बड़ा सवाल था जो गुम हो गया और सवाल पे कोई चर्चा नहीं हुई। सब लोग रंगीन बातें अमर सिंह की जो थी उसमें खो गए। बहरहाल वापस आता हूँ भारत सरकार के उन उपकरणों के ऊपर जिनके ज़रिए वो नज़र रखने की ताकत रखती है। एक एक करके मैं उनका नाम बताऊंगा और आपके सामने आता जाऊंगा। सबसे पहले फिन फिशर। ये किंग फिशर नहीं है, फिन फिशर है, FIN, फिन और फिशर। फिन फिशर एक बेहद सेंसिटिव और ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है। इसका जो काम करने का तरीका है वो पेगासस से बिल्कुल अलग नहीं है। फिन फिशर क्या करता है कि आपके मोबाइल में आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट लगा होगा, या आपके पास में कोई अपडेट आएगा, iTunes से भी अपडेट आ सकता है, सोचिए उसका। और वो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो अपडेट भी इंस्टॉल हो जाएगा, साथ में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा।
ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए वो आपके सिस्टम में घुस जाता है। आपके पास में एक मैसेज आएगा, एसएमएस से घुस सकता है, कहीं से भी घुस सकता है, और जब वो आपके यहाँ घुस जाता है तो कोई भी एंटीवायरस पता नहीं लगा पाता कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। देखिए, जो अभी तक स्पाईवेयर आते हैं या जो रैंसमवेयर आते हैं या जो अलग अलग तरह के मॉलवेयर आते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो आके आपको परेशान करते हैं। आपके सामने आके आपका कंप्यूटर हैंग कर देंगे, कंप्यूटर बंद कर देंगे, आपकी फ़ाइलों को इनक्रिप्ट कर देंगे, बोलेंगे कि आप आओ और छुड़ा लो फाइल, इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको पता लग जाता है, लेकिन यही काम अगर वो वायरस चुपचाप अंदर ही अंदर करता रहे तो आपको पता नहीं लगेगा। ये जो जासूसी वाले सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे चुपचाप अंदर काम करने वाले वायरस हैं, और ये आपकी सूचनाएं जिसने इनको प्लान किया उसको भेजते रहते हैं। कैसे पता चला कि फिनफिशर, पहले मैं आपको बता दूं फिनफिशर किस किस चीज़ पर नज़र रखता है। फिनफिशर आपकी हर चीज़ पर नज़र रख सकता है जिसमें पेगासस रख सकता है। फिनफिशर उतने ही प्राइवेटली आपके अंदर घुस जाता है आपके सिस्टम में जैसे कि पेगासस घुसता है। दोनों का काम करने का तरीका एक है, दोनों के ऐसे ही सर्वर होते हैं, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय ये हैं। अगर मान लो आज आपने फिनफिशर खरीद लिया तो आप किसी भी इंटरनेशनल नंबर की स्पाइंग कर सकते हो। ये अलग बात है कि इन कंपनियों का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। फिनफिशर की जो बिक्री हुई थी उसको लेकर सबसे ज़्यादा सनसनी भारत में फैली थी। 2014 में आपको याद होगा विकीलीक्स सामने आया था, और विकीलीक्स के दौरान उसमें ये जानकारी मिली कि पुणे की एक छोटी सी कंपनी थी, और उस कंपनी ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ नाम था उसका, उस कंपनी के ज़रिए रॉ ने फिनफिशर ख़रीदा। क्योंकि अगर वो सीधे फिनफिशर से परचेजिंग करती तो लोगों की नज़र पड़ती एक तो, और दूसरा ये है कि विदेशी कंपनी से परचेजिंग रॉ कर रही है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होते हैं जिससे पता चल जाता। तो इसलिए वो कंपनी जो टेलीकॉम में और कम्युनिकेशन में काम करती है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में, उस कंपनी, छोटी सी कंपनी को ज़रिया बना के वहाँ से सरकार ने फिनफिशर ख़रीदा। और ये किसी को पता नहीं चलता अगर विकीलीक्स जो है उसने कुछ ईमेल इंटरसेप्ट करके पब्लिक नहीं किए होते। फिनफिशर बहुत बदनाम सॉफ्टवेयर रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूथोपियन गवर्नमेंट ने कुछ अमेरिकन्स के कंप्यूटर में फिनफिशर डाल के उनकी जासूसी करने की कोशिश की थी, और ये बात भी विकीलीक्स से पता चली। इसी के अलावा पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो आज इस पे भी सवाल उठा रहे हैं पेगासस पे, उन्होंने उस वक़्त जो मिस्र के तानाशाह थे होस्नी मुबारक, उनके ऊपर आरोप लगाया कि होस्नी मुबारक जो है उन्होंने भी फिनफिशर के ज़रिए अपने लोगों की जासूसी करने की कोशिश की। और जब फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ जो जैसे हमारे यहाँ IB है उस तरह की जब लोग बगावत पे उतार हुए तो उन्होंने हमला बोल दिया उस दफ्तर पे जहाँ से पूरी स्पाइंग की जाती थी। तो वहाँ फाइलों में वो कागजात मिले जिनके ज़रिए होस्नी मुबारक ने एक बड़ी मोटी रकम देकर फिनफिशर को ख़रीदा था, और उसके बाद में ये बहुत सारा विवाद हुआ। ये फिनफिशर की हिस्ट्री है, और जिसको हमारे 2,87,000 पाउंड देकर ख़रीदा था उसको होस्नी मुबारक ने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं। अब मैं आपको लेकर आता हूँ अगला सॉफ्टवेयर। इससे ही मिलता जुलता सिस्टम है, उसका भी काम करने का तरीका एक ही है, यही है, और वो जो है आपको वाईफाई से भी इंटरसेप्ट करता है। मसलन कि आप अगर कहीं खड़े हुए हैं और आपके आसपास एक आदमी आपके दफ्तर के बाहर, आप अंदर कमरे में चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं और आपके चैम्बर के बाहर एक आदमी बैठकर मोबाइल पे आपका सारा डाटा एक्सेस कर रहा है, उसमें ये भी कैपेबिलिटी है। एक आदमी के साथ आप उसकी कार के साथ साथ कार चलाते जा रहे हैं और वाईफाई से आप उसका डाटा इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, और पूरा डाटा आपने 2 मिनट 4 मिनट में डाउनलोड कर लिया। ये काम भी है सनरॉक्स करता है। इसके अलावा भी ये सारे मामले जो हैं ये सब चीज़ें कोर्ट में हैं, और ये लोगों के ऊपर प्राइवेसी उल्लंघन के मामलों को लेकर समय समय पर याचिकाएँ डाली गई हैं, उनका हिस्सा है ये सनरॉक्स, फिनफिशर वगैरह। अब मैं आपको तीसरे एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, एक और सिस्टम के बारे में बताता हूँ जो इससे भी बड़ा और व्यापक है, और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इतने खतरनाक तरीके से जनता पर नज़र रखी जाती है, इतने खतरनाक तरीके से सरकारें जो हैं सब लोगों पे शिकंजा जमा के रखती हैं। और वो जो नया तरीका, नया सिस्टम है वो आपको बताने वाला हूँ, वो है नेटग्रिड, NATGRID। नेटग्रिड जो है वो जितनी भी जानकारी है बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उस सारी जानकारी को इकट्ठा करता है एक जगह, और उस जानकारी को एजेंसीज़ को मुहैया कराता है। कितने पैसे कहाँ जमा हुआ है, कहाँ गए, किसका ट्रांजिशन कहाँ हुआ,
वो पूरी चेन्स भी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की चेन्स भी, सारी चीज़ें नेट ग्रिड में दर्ज हो जाती हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो नेट ग्रिड है, इसमें सरकार की सारी एजेंसियां भी इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को एक्सेस करती हैं और आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं। जैसे रॉ है, आईबी है, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी है, फाइनेंशियल कंट्रोल ब्यूरो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके अलावा ईडी है, सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। ये सारी एजेंसियां, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जीएसटी एजेंसी है, ये सब लोग मिलके लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं कि वो फाइनेंशियल, अगर आपने कोई भी काम, काला धंधा इधर उधर किया तो आपके पैसे की जानकारी इनकम टैक्स से लेके रॉ तक पहुंच जाती है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। ये जो अक्सर लोग कह देते हैं यहाँ से फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, और जो देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि एनजीओ जो है विदेशों से फंडिंग लेते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी गलत फंडिंग आएगी तो सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इतना इंटीग्रेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसके आधार पर वो सारी फंडिंग का पता लगा सकती है। आपके एक एक खाते के एक एक लेन देन पर सरकार की नज़र है, वो जब चाहे निकाल के देख सकती है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से नहीं आए। 1 रुपया भी अगर आपके पास कहीं से आता है जाता है तो सरकार अगर चाहे तो उसको झांक कर दे सकती है। हालांकि उसके लिए कुछ कानून है, कुछ व्यवस्था हैं और उसके तहत उसको जो है वो सरकार को पालन भी करना होता है। लेकिन उसके बावजूद आप वल्नरेबल तो हैं। अगर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो सारे कानूनों को एक तरफ रख के ही काम करती है और वो आपको पता भी नहीं लगने देती है। उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक डिसिप्लिन है। आप कल्पना कीजिए कि विकिपीडिया जैसी संस्थाएं जो हैं पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया की नॉलेज को गवर्न करती हैं, जो पूरी दुनिया को जानकारियां देती हैं और जिनके पास जानकारियों को कम ज़्यादा करने और इधर उधर करने की पूरी गुंजाइश है, वो भी क्राउड फंडिंग से चलती हैं, जनता के चंदे से चलती हैं। लोगों, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अनुदान दे दीजिए, उसी तरह से जो है बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस चल रहे हैं दुनिया के, और वो इसीलिए चल रहे हैं कि ये सब लोग अगर चाहें, ये इतनी बड़ी ताकत है कि ये कहीं से भी फंडिंग ले सकते हैं। जब ये फंडिंग लेंगे और इनका फंडा सामने पड़ेगा, उसी दिन इनका फंड ख़त्म हो जाएगा सारा लाइफ का। तो मैं आपको अब लेके आ रहा हूँ नए वाले सिस्टम पे जिसका नाम है CMS। लेकिन ये वो CMS नहीं है जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है। ये है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे के पूरे मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये जितने सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ सब मिलिट्री ग्रेड के हैं, और वो पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस और पूरे हिंदुस्तान का जो पूरा मैकेनिज्म है, आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं वो CMS के ज़रिए पता लग सकता है। कैसे पता लगता है? जो भी इंटरनेट पे ट्रैफिक हो रहा है, जितना भी, वो सारा ट्रैफिक उनके पास सेव हो रहा है। वो ट्रैफिक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है जो AI से चलता है, उस सिस्टम के ज़रिए स्कैन किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे सलाह देते हैं कमेंट में कि साहब कोरोना की जगह ज़रोना बोल दीजिए, तो उससे आपको पकड़ा नहीं जाएगा। ज़रोना नहीं, आप मरोना भी बोल देंगे तब भी आप पकड़े जाएंगे। आपको इंटेलिजेंस सिस्टम पे आप जो है कोई धोखा नहीं दे सकते। आप अभी गूगल का भी जो सिस्टम है, जो बॉट्स हैं, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। आप जो शब्द बोल रहे हैं लाइव में, वो सारे शब्दों को स्कैन कर लेता है और वो जानता है कि कौन सी चीज़ प्रतिबंधित है। तब अब जो आपके पास कम्युनिटी स्ट्राइक आती है, वो कोई देता थोड़ी है, उनके सॉफ्टवेयर ही पकड़ लेते हैं कि आपने कौन सी बात कही है। आप कुछ प्रतिबंधित शब्दों को, नामों को अगर एक साथ वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो वो तुरंत उसको मिला के और एक मतलब निकाल के आपको स्ट्राइक भेज देते हैं। इस पे पूरा का पूरा सिस्टम CMS में जो है एक जगह एक सर्वर में स्टोर हो जाता है, और वो कोई भी डाटा अगर आपका निकाल के रखना चाहें और देखना चाहें किसने क्या बात की है तो पता लग सकता है। अब मैं आ रहा हूँ सबसे खतरनाक, सबसे व्यापक, सबसे बड़े और सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम की ओर, जिसका नाम है नेत्रा। नेत्रा जो है उसका नाम है, वो बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम है अगर आप उसके ज़रिए से, यह बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। एक भी बार इंटरनेट पे कहीं पे भी कोई आप प्रतिबंधित शब्द का इस्तेमाल करेंगे और आपकी भावना भी वैसी रही होगी, आप अगर बम शब्द बोलेंगे और भी कोई शब्द बोलेंगे तो वो शब्द को स्कैन करके खट से अलर्ट जनरेट करता है। वो आपकी बातचीत का कंप्यूटरी अनुमान लगा लेता है कि हाँ, ये कुछ साजिश हो रही है, आतंकवादी साजिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और झट से
इस सरकार को हटाना है या जो भी बात आप बोल रहे होंगे, पूरे इंटरनेट पे, सारे यूट्यूब चैनल्स पे, सारी ईमेल्स में, सारे फ़ोन पे, जितना भी इंटरनेट पे हो रहा है, यहाँ तक कि आप जो स्काइप पे बात करते हैं, यहाँ तक कि आप गूगल टॉक पे बात करते हैं, वो सारी बातचीत स्कैनिंग हो रही है नेत्रा सॉफ्टवेयर में, और उसके ज़रिए वो लगातार अलर्ट करता रहता है। और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उन अलर्ट्स को असेस करते रहते हैं, और वहीं से वो आपके आईपी एड्रेस के ज़रिए नज़र रखते रहते हैं कि अब इधर के कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्कैन करना है तो उसके अलर्ट सबसे ऊपर आते जाएंगे। और उधर से एक पैरेलल इंटेलिजेंस आती रहती है। अब मान लीजिए अलकायदा है तो वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं, कुछ मुखबिर होते हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन, तो कुल मिला के उसके ज़रिए नज़र रखी जाती है। नेत्रा काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये बनाया है इंडियन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने बनाया है, DRDO के साथ में मिलके। DRDO को आप जानते ही हैं, और उसने इसका इस्तेमाल जो है वो IB करती रही है। 2014 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका इस्तेमाल करता था, IB। 2014 के बाद इसको देश ने अपने पूरे सिस्टम ने अपना लिया। जो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से स्काइप और गूगल टॉक को ये इंटरसेप्ट कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है, कीवर्ड के जरिए अटैक, बम, ब्लास्ट, किल कुछ भी बोलेंगे तो उसको पकड़ लेगा। रियल टाइम, ये स्कैनिंग रियल टाइम होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी उनको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो स्कैनिंग आ गई और आपने रिपोर्ट बाद में निकाल के पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सर्विलांस है उसमें, जो सरकार जो सर्विलांस कर रही है उसमें आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि नॉर्मल सर्विलांस और दूसरी सर्विलांस में क्या अंतर है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ये कहलाता है टारगेटेड सर्विलांस, यानी आपने कुछ लोगों को टारगेट करके सर्विलांस किया। एक तो जनरल सर्विलांस है, भाई आप निकलेंगे तो गार्ड सबको चेक करेगा। एक आपने कहा कि भाई ये आदमी निकलेगा तो इसको जरूर आधे घंटे रोकना तुम चेकिंग के नाम पे, वो हो गया टारगेटेड सर्विलांस। तो जो टारगेटेड सर्विलांस है उसके आरोप लग रहे हैं इस पेगासस मामले में कि लोगों को छांट के उनके खिलाफ जासूसी करवाई जा रही है, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है निजी तौर पर उनके लिए खतरनाक है, देश के लिए नहीं। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि ये जो टारगेट जो सर्विलांस हो रहा है, इसके निशाने पे वो सारी चीज़ें हैं जो इस देश को एक महान देश बनाती हैं। देखिए ये देश कैसे चलता है, एक नेता नहीं चलाता। इस देश में बहुत सारे संतुलन हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एक जगह पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरा आदमी उसको पकड़ सकता है। जैसे कि नेता चुनाव जीत कर आता है, लेकिन नेता अगर चुनाव जीत के आ रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती बेईमानी करके चुनाव जीत जाए। उस पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग है। अगर चुनाव आयोग बेईमानी करता है तो उस पर नज़र रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गड़बड़ फैसला दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए संसद है, वो महाभियोग ला सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे पर नियंत्रण और कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन सरकार के पास जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, वो पावर अगर मिसयूज़ करके आप ये करते हैं कि एक दिन अचानक ये करते हैं कि आप चुनाव आयुक्त की भी जासूसी करना शुरू कर देते हैं। एक लड़की जो है वो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा देती है और पता चलता है उसकी भी जासूसी कर रहे हैं। जो पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं, मसले को उठा रहे हैं, जो लोग रफ़ाइल डील में इंटरेस्ट रखते हैं, रफ़ाइल का जो हिंदुस्तान में एजेंट है अंबानी, उस सब पे आप नज़र रखते हैं, तो ये हो जाता है गलत नीयत से गलत कामों के लिए जासूसी करना, इसलिए गंभीर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक और जासूसी कांड है पनामा लीक्स, और वो आज तक उस पनामा लीक्स के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ लीक हुई थी, और उनके लीक होने के बाद में बहुत सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के लिए मुसीबत हुई। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आपके सामने उदाहरण है, और वो पूरा मामला जो है हिंदुस्तान में किस तरह से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी तरह से पेगासस के मामले में भी ये डर लग रहा है कि कहीं इसको कोई ना कोई ठंडे बस्ते में ना डाल दे, इसीलिए ये बहुत सारा विरोध चल रहा है। लेकिन मसला पेगासस नहीं है, मसला जासूसी है, अपने ही नागरिकों की जासूसी और टारगेटेड सर्विलेंस है। ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। इजराइल की कंपनी एक मसला नहीं है, मसला गैरकानूनी काम है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। पनामा लीक्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल्स लेके आऊँगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो अपने लोगों के साथ शेयर भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और हम क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म हैं, आपके पैसे से चलते हैं। आप पैसा देंगे तो हम और मजबूत होंगे, दूध मलाई खाएंगे, बॉडी बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमको किसी भी तरह का कोई अनुदान देना चाहते हैं, दूध मलाई के लिए पैसे देना चाहते हैं, तो ये जो बगल में आप देख रहे हैं बारकोड, इस बारकोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। एक UPI कोड भी है, इसके नीचे लिखा हुआ है, वही UPI कोड बाद में डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके ज़रिए भी आप हमको पैसे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।